हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। आज के लिए पहली बात तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कारण ये है कि आज आप सोच रहे होंगे कि अनेक शब्दों के एक शब्द के सिर्फ अभी 2 ही लेक्चर हुए, आज पीवाई क्यों कराने लगे। हाँ, आज मजबूरी है क्योंकि आज जॉब जानते हैं, जॉब में कभी कभी अप डाउन्स आते हैं। तो आज ऐसा इतना ज़्यादा विवादित मामला आ गया था जिसमें बहुत बहुत फोर्स और पुलिस फोर्स और अधिकारियों की बड़े बड़े अधिकारी उतरे, तब जा कर के क्या है वो मैटर रिजॉल्व हो पाया। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा देर हो गया। तो मैं अब जा कर के रूम पे पहुंच रहा हूं। तो उसमें भी क्या है, उसमें भी चीज़ें लाइब्रेरी में है। लेकिन अब मैं चाहूँ तो मैं बहाने कर सकता था कि यार आज संसाधन उपलब्ध नहीं है, आज क्लास नहीं करते। लेकिन 2 लेक्चर कर चुका हूँ। लेकिन अगर मैं दो मैंने 150 क्वेश्चन करा चुका हूँ तो मैं 60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट तो करा ही सकता हूँ ना। तो ये बात आप समझ पा रहे हैं। कहने का केवल इतना मतलब है कि चाहता तो मैं टाल सकता हूँ, लेकिन टालना नहीं है। आपको भी टालना नहीं है। जो करना है सो करना है। हो सकता है पहले बात का लोचा हो सकता है, लेकिन जब ठान लिया तो ठान लिया। इसीलिए हम लोग आज प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी कल तो वो करेंगे ही करेंगे। उसमें भी 2 सीट माने 2 टेस्ट लिखा हुआ है जो आपने देखा था पिछले कल में। 1 पेज और लिखना था, लेकिन अब बुक भी नहीं है ना, तो ठीक है मैं जा ही सकता हूँ। तो अब देखिए कि यहाँ पर क्या है, अनेक शब्दों के एक शब्द का प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। ओके, चलिए पहला देखिएगा। ये कह रहा है आपसे, देखो मैं पढ़ा चुका हूँ, उसी चीज़ को आप 60 क्वेश्चन लगभग कर लेते हैं। किसी शुभ कार्य में विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना करना किसी शुभ कार्य को विधिवत या विधि विधान या श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? उसे कहते हैं अनुष्ठान करना। ये लिखाया हूँ आपको, ठीक। जो लिखाया हूँ, जो मैं बाई हैंड लिख रहा हूँ, ये समझ लो, वो आप मत टालना। सारे आप सवाल बना लोगे, वो मैं आपको इसका प्रमाण भी देता चल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, एज ए ऑफिसर आप पढ़ते हैं तो आप में धैर्य और पेशेंस होना चाहिए, और इस तरीके से एक एक और करके डिस्कस करते जाएंगे। सवाल नंबर 2 देखिए, ये क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है महल का भीतरी भाग, ठीक। तो उसे क्या कहते हैं? अंतःपुर। क्या कहते हैं? अंतःपुर। और ये मैं कहाँ बोला था, याद है आपको? माने मैंने बोला था ना कि राजमहल का वो भाग जहाँ रानी निवास करती है, उसे क्या कहते हैं? रनिवास। क्या कहते हैं? रनिवास। वहीं जब मैं इसे पढ़ा रहा था, तब मैं वहाँ पर ये चीज़ बोला हूँ कि उसे और भी क्या कहते हैं? अंतःपुर भी कहते हैं, क्योंकि वो अंदर आंतरिक भाग होता है, ठीक। क्या होता है? आंतरिक भाग। गर्भगृह जानते हैं, जहाँ मूर्ति की क्या होती है, जहाँ मेन मूर्ति की स्थापना होती है। जैसे आप अगर अगर आप किस में अगर आप नागर शैली में देखते हैं, ठीक है, तो नागर शैली में इस तरीके का मंदिर होता है, ठीक है। तो इसका जो ये सेंटर जो पॉइंट आता है, ठीक है, उसके भी सेंटर में, इसके भी सेंटर में जो शिवलिंग हो या मूर्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? यही भाग क्या कहलाता है? गर्भगृह कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्भगृह, ठीक है। और यही चीज़ किस में, अगर किस में बने, द्रविड़ शैली में बनता है तो क्या होता है? तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ऐसा। उसमें भी क्या है, वो बेस से ही बनता है, तो बीच का भाग उसमें भी क्या है, ये गर्भगृह कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है। थोड़ा सा ऐसे ऊपर रहता है, ऐसे। तो इस तरीके से आप, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वहाँ मैं बोला था, यहाँ पर भी बोल रहा हूँ, ये बहुत आता है, इसे ध्यान रखेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, रनिवास, जहाँ निवास करती है, ठीक है। और महल के आंतरिक जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? अंतःपुर। क्या कहते हैं? अंतःपुर, ठीक। यदि ये न ऑप्शन में रहेगा तो क्या लगा कहेंगे? रनिवास। ये नहीं कि छोड़ के चले आए। अगला देखिएगा, 3 नंबर सवाल। ये क्या कह रहा है आपसे? महल का जो भीतरी भाग है उसे क्या कहते हैं? उसे पुनः कहते हैं अंतःपुर। क्या कहते हैं? अंतःपुर, ठीक। आगे देखिएगा, 4 नंबर सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है जिसकी पहले से कोई आशा न हो
वो क्या कहलाता है। इसी देखो एक एक मैं अक्षर से मैं बता सकता हूँ कि ये सब लिखाया हूँ। उसी को आज 2 ही दिन हुआ, आप प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा सा माइंड सेट आपका और भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 2 ही दिन पहले आप कल और इसके एक दिन पहले आपने पढ़ा है, तो अभी आपको धुंधला धुंधला याद तो है ही है। तो आपको आइडिया लगेगी जो लिखा है बाई हैंड लिख के दिया जा रहा है उसको केवल रटना है पीडीएफ उतार करके। तो ये लिखाया हो कि नहीं, जिसकी पहले से कोई आशा न हो वो क्या है, अप्रत्याशित घटना होती है। वो क्या कहलाती है, वो घटना क्या कहलाती है, ऐसी घटना को अप्रत्याशित कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रत्याशित। ये जो देख रहे हैं ना आशातीत, तीत का मतलब क्या होता है, बहुत पहले से आपको कई बार से समझा रहा हूँ, जब विलोम पढ़ा रहा था तब से लेकर के अब तक। तो तीत का मतलब होता है परे। तीत का मतलब क्या होता है, परे या बाहर। तीत का मतलब क्या होता है, संदर्भ जैसे गोतीत या आशातीत, माने आशा से परे, आशा से बाहर। कहीं भी तीत लगता है तो अतीत माने बीता हुआ, उसके बाहर। इस तरीके से आप याद रखना, ठीक है। जैसे इंद्रियातीत, इंद्रियों से परे, इंद्रियातीत माने इंद्रियों से परे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जहाँ तीत लगा हो वो समझ पाएंगे। देखो कॉन्सेप्ट समझाता जाता हूँ, वो सब आपको हूबहू काम आएंगे। पांचवा देखिए, जिसकी आशा न की गई हो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाता है, अप्रत्याशित। ऐसी घटना को क्या कहते हैं, अप्रत्याशित। कब मैंने कहा, ये वाली कहानी सुनाया था, मैंने कहा था ना कि मान लीजिए अब तो नहीं होता है, अब तो पेपर का रिजल्ट तुरंत तुरंत आ जाता है, महीने 2 महीने में। पहले क्या होता था, एग्ज़ाम हो जाते थे, रिजल्ट नहीं आते थे, लोग शादी हो जाती थे, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे होते, तब तक बाद में पता चलता है कि क्या है, आपका रिजल्ट आ गया और आपका हो भी गया। कहते हैं यार ये तो अप्रत्याशित न्यूज बता रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आशातीत का मैंने आप बता दिया। देखो यहाँ पर क्या है, आशातीत माने आशा से परे, तो बता रहा हूँ जो वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। आशान्वित माने आशा से बधा हुआ, माने वो आशान्वित है, हमेशा उसकी आस उसमें लगी होती है। प्रत्याशा माने क्या होता है, प्रत्याशा माने की गई आशा को क्या कहते हैं, प्रत्याशा, ठीक है। इस बात की प्रत्याशा है। आश्वस्त, आश्वस्त का मतलब क्या होता है, जो किसी के लिए क्या है, आश्वस्त माने जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो। ये लाइन लिखाया हूँ मैं आपको, ठीक है, ये बात आपको लिखाया हूँ। जैसे अधिकारी आता है, क्या है, विवाद। जैसे आज ही हम ही लोगों के यहाँ क्या है, विवाद इतना बड़ा था कि मतलब सोचो 50 माने 50 पुलिस बटालियन की 50 लोग, 4 4 एसआई को बुलाना पड़ा और टोटल 50 पुलिस लगभग थे। तो उस इतने बड़े मैटर को, तो उससे क्या है, अब उसे रिजॉल्व करने के लिए क्या है, अब दोनों पक्ष में से रिजॉल्व करने के बाद आश्वस्त कराया जाता है, ठीक है। उन्हें क्या है, आश्वस्त कराया जाता है कि अब आइंदा यहाँ पर कोई भी विवाद नहीं होगा, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, चाहे वो आपका पक्ष कमज़ोर ही क्यों ना हो, ठीक है। तो उन्हें क्या किया है, आज दिलासा दिया गया, विश्वास दिलाया गया, जेसीबी लगा करके पूरा क्या है, पूरा एकदम नीट एंड क्लीन करा दिया गया, इस विश्वास दिलाया गया कि अब आइंदा नहीं होगी, यह प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये चीज़ होता है, तो आश्वस्त उसी को कहते हैं। ये भी करा चुका हूँ। छठा देखिए क्या कह रहा, जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे क्या कहते हैं, जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसे क्या कहते हैं, अचिंत्य। माने जिसकी चिंता नहीं हो सकती वो अचिंत्य है। अनिश्चित का मतलब जिसका निश्चय न हो, ठीक है। चिंता रहित, चिंता रहित माने जो चिंता से क्या हो, मुक्त हो। विचिंत्य, ये ऐसा कोई मुझे लगता है कि सही शब्द है नहीं। आगे देखिएगा 7वें नंबर, किसी और स्थान पर उसे क्या कहते हैं, किसी और स्थान पर। अन्यत्र माने किसी अन्य स्थान पर, अन्यत्र। देखो एक बात और बताऊं, प्रैक्टिस सेट में बहुत आसान सवाल आपको मिल सकते हैं, और वो हो सकता है कि वो बहुत जो आसान सवाल हैं वो आपको बाई हैंड, जो रिटन हैंड रिटन में नोट से दे रहा हूँ आपको, उसमें ना लिखा हो। क्यों, क्योंकि आपसे ये उम्मीद मैं करके चीज़ें लिखता हूँ कि एज ए आप ऑफिसर पढ़ते हैं, आपका उतना मेंटल लेवल होगा, आप उतनी मेहनत करते हैं, आप उतनी मेहनत करके एग्ज़ाम में जाएंगे कि जो 2 कौड़ी के सवाल हैं, जो बिल्कुल लल्लू पंजू वाले सवाल हैं, वो आपको मुझे लिख करके बाई हैंड इतनी मेहनत करके आपको देने की आवश्यकता
नहीं मैं समझता हूँ। इसीलिए जो बहुत सरल सवाल हैं वो आपकी सीट में नहीं लिखे हुए हैं। आप ये मत कहना कि ये सवाल तो आपकी सीट में लिखा ही नहीं है। अब जो ऐसी कोई जनरल बोल चाल में आने वाले सवाल को क्यों लिखूं भाई, आप बताओ ना। मैं तो लिखता हूँ, आप डेली मुझे लगता है पढ़ नहीं पाते हो, ठीक है, और मैं लिख करके देता हूँ। 2 घंटे अपना मीन्स पढ़ने के बाद 2 घंटे बैठ के लिखता हूँ, ठीक है, 4 किताबों से पढ़ता हूँ फिर देता हूँ आपको। आप तो डेली पढ़ नहीं पाते, मुझे लगता है कि डेली पढ़ ना पाते होंगे आप। मैं तो एक भी दिन नहीं गैप किया अभी तक। जो खाने योग्य न हो उसे क्या है, ये मैं आपको रटाया था, अखाद्य है ना। खाद्य, ये बात भी बोला था कि खाद्य माने खाने योग्य, अखाद्य माने जो खाने योग्य न हो। और ये पथ्य भी बताया था। पथ्य क्या होता है, ऐसा भोजन जो रोगी के लिए क्या हो, निषिद्ध हो, क्या हो, निषिद्ध हो, ठीक है। अपाच्य क्या होता है, जो पचे ना। अलभ्य क्या होगा, लभ्य माने प्राप्त करना होता, अलभ्य माने जो प्राप्त न किया जा सके। अलभ्य माने, लभ्य माने क्या होता है ये जानते रहिए आप। लभ्य माने प्राप्त करना, जैसे लब्ध प्रतिष्ठ माने प्रतिष्ठा प्राप्ति किया हुआ जो हो उसे क्या कहते हैं, लब्ध प्रतिष्ठ कहते हैं। केवल शब्दों का खेलना सीख लीजिए आप। इतनी विलोम से लेकर के शब्दों को मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ को क्या है, आप खोपड़ी खोलने की आवश्यकता है, क्योंकि आप ये चौथा सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। देखिए 9 कह रहा है जिसके पास घर न हो उसे क्या कहेंगे। घर की पर्यायवाची क्या होती है, गृह। क्या होती है, गृह। और क्या होती है, आलय। और क्या होता है, आलय। और क्या होता है, निकेत। क्या होता है, निकेत, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है, अब जिसके पास घर न हो तो अगृह कह सकते हैं, ठीक है। आलय तो कह नहीं सकते तो अनिकेत कह सकते हैं। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, अनिकेत। अनिकेत, ये जानते हैं निकेत शब्द, जो ये निकेत है, ठीक है। अगर कहा जाए कि बायोडाइवर्सिटी में सबसे अगर कोई इम्पॉर्टेंट शब्द है जैव विविधता में, ठीक है, जो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनमें सबसे अगर इम्पॉर्टेंट कोई शब्द है तो कौन सा है, पूरे बायोडाइवर्सिटी में, तो क्या होता है, निकेत। क्योंकि निकेत क्या है, वो स्पेसिफिक प्लेस होता है जिसमें केवल और मात्र केवल एक ही जाति निवास कर सकती। माने पक्षी है तो पक्षी, माने उसमें अन्य के लिए प्रिफरेबल कंडीशंस नहीं होती। माने सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई शब्द होता है तो क्या है, निकेत, या उसे निचय कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नीचे भी लिखते हैं। तो ये समझ गए ना। तो अकिंचन देखो कितने बहुत अच्छे से रटाए उन्हें। अकिंचन माने अकिंचन या दरिद्र। और इनका उदाहरण लिया था भगवान कान्हा के परम मित्र सुदामा की बात। अकिंचन माने जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास क्या है, कुछ भी ना हो। अभिषेक तो जानते हैं ना, अभिषेक किया जाता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि जिसकी उपमा न हो, ये भी मैं पढ़ा चुका, लिखाया हूँ, 2 ही दिन हुआ, अभी भूले नहीं होंगे। तो उसे क्या कहते हैं, अनुपम। माने वो अद्वितीय है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, वो क्या है, अनुपम है। माने किसी जिसकी तुलना न की जा सके उसे तो अतुलनीय कहेंगे, लेकिन जिसकी उपमा न हो सके उसे क्या कहेंगे, अनुपम कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुपम। और जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहेंगे, अद्वितीय। और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या ध्यान रखना है, एग्जैक्ट पहले सवाल को प्रेफर करना है, जो कह रहा है वही, दाएं बाएं नहीं, पहले सीधे फिर दाएं बाएं, वो ना हो। तो अवसर के अनुकूल बदल जाने वाले को क्या कहते हैं, बोलिए। अब इसको क्यों लिखा था मैं, आपको लिख करके क्यों देता कि ये आप इतने बड़े हैं, ठीक है, तो आप अवसरवादी तो जानते हैं, पलटू राम कहते हैं अवसरवादी, ठीक है। मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री जी की बात करते हैं ना, अवसरवादी, या गयाराम, आयाराम गयाराम की नीति कहते हैं पॉलिटी में। आगे देखिएगा, यहाँ पर जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, ये लिखाया हूँ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वहाँ पर मैं स्टार भी लगाया था। उसे क्या कहते हैं, असूर्यम पश्या। असूर्य पश्या भी हो सकता है, असूर्यम पश्या भी हो सकता है। देखो ये कितनी बार पूछा है कई जगह में, और वहाँ पर मैं लिखा चुका हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप उसे रट लेना, जो लिखाया हूँ गलत होगा ही नहीं। विदुषी कहते हैं, विदुषी किसे कहते हैं बता चुका हूँ। विदुषी
वे महिलाएं जो विद्वान होती हैं, माने विद्वान जो महिलाएं होती हैं उन्हें क्या कह लेते हैं, उनको एक शब्द कहते हैं विदुषी। क्या कहते हैं? विदुषी। ठीक है, शास्त्रज्ञ, शास्त्र को जानने वाला। आगे देखिएगा 13 नंबर कह रहा है कि धरती और आकाश के बीच का स्थान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको लिखाया हूँ वहाँ पे, आप अभी जा करके पलट के देख लो। अच्छा एक बात और मैं कहूँ, इसको करने के बाद आप 2 टेस्ट जो करा चुका हूँ उनको फटाफट क्या करिएगा, 2 की स्पीड में लगा के सुन लीजिएगा, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, और जैसा मैं बोलता हूँ वो अनायास नहीं बोलता हूँ, प्लीज़ आप वैसा करोगे अगर तो सच में आप अपने आप पे विश्वास पैदा हो जाएगा, और आप पे हो गया तो मेरी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अगला देखिएगा, धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। द्वीप तो जानते हैं, गिरि माने पर्वत होता है, जानते हैं। आगे देखिएगा 14 नंबर देखिए, अज्ञ। अज्ञ, और हम इसको जब पढ़ा रहे थे तो मैंने बोला था कि ज्ञ माने क्या होता है? ज्ञ माने होता है जानना। ज्ञ माने क्या होता है? जानना। लेकिन अगर जानता नहीं, अगर जो है अज्ञ लिखा है तो अजानने वाला माने न जानने वाला, तो क्या है? आप अब उससे समझ जाएंगे कि जो कुछ भी नहीं जानता है उसे क्या कहेंगे? अज्ञ है। वो क्या है? अज्ञ है या अनभिज्ञ है। समझ गए? जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सर्वज्ञ। उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। बहुज्ञ नहीं। जो बहुत जानता है उसको बहुज्ञ कहेंगे, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहेंगे। ठीक है, जो बहुत थोड़ा जानता है उसे क्या कहेंगे? अल्पज्ञ। क्या कहेंगे? अल्पज्ञ माने कम जानता है। जो जानता भी हो और नहीं जानता हो, इसका तो मुझे पता नहीं, आई थिंक होगा भी नहीं। आगे देखिएगा अथाह। 15 देखिए अथाह, इसे भी बता चुका हूँ, इसका उदाहरण मैं दिया था। ठीक है, कि हम लोग क्या है बचपन में तालाब में नदियों में कूद जाते थे नहाने के लिए, तो वहाँ क्या है जब डूबते थे तो अंदाज़ा लगाते थे कि इतना गहरा है, लेकिन बहुत ठंडा नीचे पानी जब हाथ में टच हो, बॉडी में टच होता था तो ये समझ जाते थे कि यहाँ पानी बहुत ज़्यादा माने अथाह है, यहाँ की था हम लोग ज़मीन नहीं ढूंढ पाएंगे, तो हम लोग जल्दी ही ऊपर निकल आते थे। तो वही उदाहरण वहाँ पर लिया था, यही यहाँ पर भी बोल रहा हूँ। कहने की केवल मतलब ये है कि मैं आपको जो पढ़ाया हूँ वो हूबहू आते हैं, चाहे वो पीसीएस हो चाहे वो जिसमें भी है, आप देखो आ रहा है। तो जिसकी गहराई नापी न जा सके, आगे देखिए नीचे लिखा है बी, देखिए जिसकी गहराई न नापी जा सके उसे कहते हैं, तो हो ही गया। आगे देखिए 16 नंबर से सवाल देखिएगा, कह रहा है अप्रमेय, इसको लिख करके बताया हूँ। कहाँ का उदाहरण लिया था? कक्षा 10 का 4 से लगभग 6 निर्मेय थे, बहुत अच्छे फिगर बनाते थे हम लोग। उसके बाद क्या है, बाकी प्रमेय थे जिनको LHS बराबर RHS आप लोग प्रूव करते थे ना, RHS। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है प्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध हो जाए उसी को तो सिद्ध करते थे कि LHS बराबर RHS, जो प्रमाण से क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रमेय कहते हैं। जिसे प्रमाण से सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं। तो जिसे प्रमाण से सिद्ध न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अप्रमेय कहेंगे। और बी देखिए क्या कह रहा है, जो अवश्य होने वाला है उसे कहेंगे अवश्यंभावी। क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अवश्यंभावी। जो मापा या तौला न जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे भी क्या कहेंगे? देखो उसे अप्रमेय नहीं कहते, इन्होंने जो ऑप्शन लिया है ये गलत है। जो मापा या तौला न जा सके उसे कहेंगे अपरिमेय कहते हैं। देख रहे हैं कि नहीं? और ये लिखाया हूँ, देखो यहाँ पर क्या है, इन्होंने किताब में गलत सेलेक्ट किया, लेकिन आप गलत नहीं करोगे। अगर ईमानदारी से आपने पढ़ा है तो गलती आपसे होगी नहीं। क्यों? क्योंकि परिमेय उसे कहते हैं जिसे मापा तौला जा सके, मापा तौला जा सके। लेकिन अपरिमेय आपके टेस्ट में लिखाया हूँ, आप देख लो कि जो मापा तौला न जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं, लेकिन जो प्रमाण से सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं, और जो प्रमाण से सिद्ध किया जा सके उसे प्रमेय कहते हैं। जो समय पर संभव न हो, ठीक है, तो समय पर संभव न हो तो समय की बाउंडेशन है, अगर संभव न हो तो असंभव है। आगे देखिएगा 17 नंबर, तो देखो सवाल का ऑप्शन उन्होंने गलत दिया है, ये ध्यान रखिएगा।
प्रमेय नहीं होता, अपरिमेय होता है, बिल्कुल गलत है वो। इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे, अगर परे की बात करता तो यही अगर कह देता कि इंद्रियातीत, क्या कह देता, इंद्रियातीत, तो यही हो जाता, तीत माने परे या रहित, तो आपका हो जाता सही। लेकिन ये वाला ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसी को आप देखो लिखे हो, दोनों ऑप्शन आपके टेस्ट में लिखाया हूँ मैं, तो अतीन्द्रिय भी लिखा है और इंद्रियातीत भी है। तो अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय माने होता है इंद्रियों से परे, और इसको अतीन्द्रिय को लिखना सीख लीजिए, गलत मत करिए। अतीन्द्रिय, इतना ज़्यादा आज 1 मिनट बैठने का मौका नहीं मिला, मतलब क्या ही बताए, इतना विवादित मैटर है था कि आज बहुत थकान है, माने नींद आ रही, लेकिन चलना है तो चलना है। आगे देखिएगा, जो अपने स्थान या अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे माने जिसे अपने स्थान से हटाया न जा सके, जिसे सिंपल कहा जाए, जिसे अपने स्थान से क्या है, हटाया न जा सके, उसे क्या कहते हैं, अच्युत कहते हैं। और इसमें मैंने आपको शुद्ध वर्तनी और वर्तनी माने वर्तनी शुद्धि के दौरान बहुत बार इसको लिखा हूँ आपको, इसमें हलंत नहीं लगता है, ठीक है, बताया था ना। अब देखो यहाँ इसको मैं आपको याद कराता हूँ, कैसे आप समझ सकोगे कि यही होता है। देखो लिखा जाता है पदच्युत, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि उस अधिकारी को करप्शन में पकड़ा गया, या ठीक है, या इस तरीके के किसी अवैध का कृत्य में पकड़ा गया, जिसकी वजह से उसे पदच्युत कर दिया गया, माने उसे पद से हटा दिया गया है। समझ गए कि नहीं, ये शब्द आप अक्सर पढ़ते हैं, पदच्युत कर दिया गया, तो इसका क्या मतलब है, इसी से मतलब है कि अच्युत का मतलब होता है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। अब इसी का अगर च्युत केवल कह दिया जाए तो क्या होगा, जिसे हटाया जा सके अपने स्थान से, ठीक है, और अगर पद से हटाया जाए तो ये कह लेंगे। समझ गए कि नहीं, तो कोई भी शब्द आपसे खेलेगा, आप उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझना, ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, शब्द माने वाक्य बदल सकते हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट सही पढ़ लो, गलती नहीं होगा। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हों उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हों, इसे मैं वहाँ पर क्या लगाया हूँ, आप देखना वहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक स्टार लगा है अवीरा पे, और मैं बार बार फोर्स करके कहा हूँ अवीरा। और ये याद रखना मेरी बात, मुकरना मत आप, इसको पढ़ने के बाद आप वो दोनों टेस्ट को क्या करिएगा, जल्दी से 2 की स्पीड पे लगा के पढ़ लीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। अरे यार जो पढ़ रहे हैं अनायास नहीं पढ़ रहे हैं, एक भी सवाल इससे बाहर नहीं आ रहा है, तो इसका क्या हो जाता है, अवीरा। अवीरा, जो स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे क्या कहते हैं, अवीरा कहते हैं। क्या बोलते हैं, अवीरा। 20 नंबर देखिएगा, व्यर्थ खर्च करने वाला, व्यर्थ खर्च डालने वाला या व्यर्थ खर्च करने वाला, ठीक है, तो ये क्या होता है, उसे क्या कहेंगे, व्यर्थ खर्च, अपव्ययी, क्या बोलेंगे, अपव्ययी, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, वो क्या कहलाएगा, अपव्ययी। अच्छा मितव्ययी क्या होता है, मितव्ययी होता है, मितव्ययी माने बहुत कम या नपा तुला खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। जैसे मैं आपको बोलता था ना, मितभाषी, ठीक है, एक होता है प्रगल्भ जो बहुत ज़्यादा बोलता, एक होता है मितभाषी, ठीक है, जो बहुत कम बोलता है, तो यही उदाहरण वहाँ पर बोला था, ठीक। अच्छा देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होना देखो मैं बताता हूँ, आप सीखो, यही कॉन्सेप्ट सीखना। मैं बोलता हूँ ना विशेषण विशेष्य के बाद इसे पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैं वो चीज़ अभी यहाँ सिखा दूँ। देखो व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, अब डालने वाला होगा तो कोई हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की तो होगा नहीं, माने कोई इंसान होगा। इसका मतलब खर्च करने का गुण इस इंसान ने धारण किया है, तो ये विशेषण हो गया है। और यही ये विशेषण की बात कर रहा है, वो अपव्ययी है, वो क्या है, अपव्ययी है। और अगर यहाँ केवल इसमें आप अटको तो मैं इसको आपको इससे निकालने की बुद्धि बताता हूँ। देखो फिजूल खर्च, फिजूल खर्च, फिजूल खर्च का मतलब क्या होता है, अब ऐसा कहता फिजूल खर्च करने वाला,
तब विशेषण हो जाता, तब तो अपव्यय हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल फिजूल खर्च है। माने ये क्या है, ये उस विशेषता के ही बारे में बोल रहा है कि माने व्यर्थ में खर्च करना, माने व्यर्थ में खर्च करने को क्या कहते हैं, तो उसे कहेंगे फिजूल खर्च। लेकिन अगर कह दे कि व्यर्थ में खर्च करने वाला, तो इसका मतलब ये है विशेषण उसे कहते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष हो गया जिसने वो विशेषता फिजूल खर्च करने की धारण किया है, इसीलिए उसे क्या कहेंगे, तो अब वो अपव्ययी होगा। मितव्ययी मैंने बता दिया, जो बहुत नपा तुला खर्च करे, माने बहुत कम खर्च करे उसे। और कृपण क्या कहते हैं, कृपण क्या है, कृपण को बताए उन्हें, कृपण माने महाकंजूस। कृपण माने क्या होता है, महाकंजूस। कहाँ पढ़ा चुका हूँ इसको, कृपण का विलोम होता है दाता। कृपण का विलोम क्या होता है, दाता, वहाँ मैं पढ़ाया हूँ। मुझे तो आपको पढ़ाते पढ़ाते ये सब याद हो गया है, ठीक है, तो अब आप इसे कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान ध्यान से सुनना, विशेषण है या विशेष्य, अगर विशेषता पूछा था तो विशेष से लगाएंगे, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है कि वो गुण धारण कर चुका है वो व्यक्ति, तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। जैसे यहाँ पर फिजूल खर्च एक गुण है, प्रॉपर्टी है, लेकिन जब प्रॉपर्टी वो धारण कर लिया व्यक्ति, तब वो फिजूल खर्च नहीं, अब वो विशेषता नहीं, बल्कि वो व्यक्ति विशेषण हो जाएगा, तो अब वो अपव्ययी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 21 नंबर सवाल, यहाँ थोड़ा समझा रहा हूँ, आप पहला 2-3 लेक्चर जैसे मैं कहता हूँ ना, आराम से रिलैक्स मोड में आप समझो, ज़्यादा ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट को पियो, उसके बाद क्या है, शान से जियो। सामान्य नियम के विरुद्ध जो बात होती है उसे क्या कहते हैं, उसे अपवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवाद। इसमें कौन सा उदाहरण मैं आपको लेकर के पढ़ाया था, यही बोला था ना कि जो फंडामेंटल राइट के भाग 3 में 12 से 35 तक के आर्टिकल का उल्लेख है, उसमें सभी आर्टिकल्स में उल्लिखित फंडामेंटल राइट के क्या हैं, उनमें युक्त युक्त प्रतिबंध लगाने की बात की गई, माने अपवाद उनमें हैं, सिवाय दो आर्टिकल के, एक अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, और एक अनुच्छेद 24 जो 14 साल से कम बच्चों को हेजार्डस कंडीशन में जॉब नहीं लगाया जा सकता है। केवल ये 2 आर्टिकल हैं जो अपवाद स्वरूप हैं, इनका कोई भी इन पे युक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। यही मैं उदाहरण लेके पढ़ाया था, इसको यहाँ इसीलिए डिस्कस किया, आपके मन में विश्वास होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो एसएससी जीडी में आए, और चाहे देखो 2021 माने बहुत लेटेस्ट पैटर्न की बात हो रही है, चाहे पीसीएस में चाहे जिसमें आए, ग्राम विकास अधिकारी माने किसी भी पेपर में आप बैठो, आईएएस पीसीएस से लेकर जहाँ भी आता है, सब में एकदम हूबहू पीट के आओगे आप, विश्वास करो, ठीक है। और देखो संवाद क्या होता है, संवाद माने होता है चर्चा, संवाद मतलब क्या होता है, चर्चा करना होता है ना, अक्सर देखते हैं डिबेट, संवाद किया जाता है, तो ये चर्चा वाली बात हो गई। वाद देखो, वाद से बनता है वादी, वाद से क्या बनता है, वादी, ठीक है। तो वाद माने क्या होता है, कहना सुनना, और वादी क्या है, जिस पर जो आरोप लगाता है वादी कहलाता है, जो अपना बचाव करता है वो प्रतिवादी कहलाता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 22 नंबर सवाल देखिएगा, ये कह रहा है कि जो कहा न जा सके उसे क्या कहते हैं, अकथनीय है। और इसको पढ़ाते वक्त मैं एक चीज़ और आपके सामने बोला था, अब आपको याद आना चाहिए, अकथ्य। क्या बोला था, अकथ्य, ठीक है, क्या बोला था, अकथ्य। अकथ्य का मतलब क्या होता है, अकथ्य जो नहीं कहा गया है वो अकथ्य है, लेकिन जिसे कहा ही न जा सके उसे क्या कहते हैं, अकथनीय। समझ गई नहीं, जो अभी कहा नहीं गया है वो क्या है, अकथ्य है, लेकिन जो कहा न जा सके वो क्या कहलाता, अकथनीय। और जो पढ़ा न जा सके उसे क्या कहते हैं, अपठनीय। और अकथित माने जो कहा न गया है, जो अभी कहा नहीं गया है वो क्या है, अकथित है, अभी कहा ही नहीं गया। कथित माने जो कहा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। आगे देखिएगा, जिसका उपचार न हो सके, इसे भी मैं आपको लिखाया हूँ, और इसका उदाहरण मैं आपको लिया था किसका, कुष्ठ रोग का। क्या उदाहरण आपको दिया था, कुष्ठ रोग का, कि लाइलाज बीमारी होती है कोई जो सही नहीं हो पाती है, जैसे कुष्ठ रोग है या एड्स जैसी बीमारी, तो क्या कहते हैं, उसको कहते हैं असाध्य बीमारी। क्या कह देते हैं, असाध्य बीमारी, ठीक है।
चलिए आगे देखिएगा, 24 नंबर सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है, क्या कहलाती है। इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके नोट्स में करके लिखाया हूँ, ठीक है। और इतना ही नहीं, इसे बल्कि मैं क्या है विलोम में भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और कई बार जिक्र वहाँ पर अब तक मेरे साथ पढ़ रहे होंगे तो मैं बोलता था अभीप्सा माने क्या है, बहुत तीव्र इच्छा, किसी चीज़ की तीव्र इच्छा। तीव्र इच्छा माने जो ऐसी इच्छा जो क्या है बाद में किसी न किसी तरीके से आपको क्या है, आपको दुख तकलीफ पहुंचाती है, वो क्या है, अभीप्सा है, ठीक है। तो अभीप्सा माने तीव्र इच्छा होती है, ठीक है। अपेक्षित का मतलब क्या होता है, जिससे अपेक्षा, जिस बात की अपेक्षा की गई हो अपेक्षित है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अपेक्षा का भी मतलब क्या होता है, उम्मीद, चाह, जैसे आप अपेक्षा करते हैं, ठीक है, क्या कि सामने वाला इस तरीके से आपके साथ बिहेव करे। 25 नंबर देखिएगा, राज्य, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, आदेश क्या कहलाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करके लिखाया हूँ। और यहाँ पर मैं उदाहरण क्या लिया था, दोनों आर्टिकल बता दिया था, अध्यादेश कहते हैं, और दोनों आर्टिकल में बताया था, लिखा है, आप जाके ढूंढो, जाके 2 ही लेक्चर हुए उनको देखो, आपका विश्वास पैदा होगा। देखिए 123 में राष्ट्रपति के द्वारा और 213 इसी से बनता है, राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वहाँ पर भी उदाहरण यही लिया था। 2 ही लेक्चर हैं, आप जाके देखो, आपका विश्वास बढ़ जाए, यही तो यूनिक क्लासेस की चाहत है। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, देखो ये सब अभी अभी रटाया हूँ, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो क्या है, वो अभियुक्त कहलाता है। क्या कहलाता है, अभियुक्त, या जो अपना बचाव करता है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिवादी। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिवादी। क्योंकि आप किसी पर आरोप लगाओगे वो तो अभियुक्त बन जाएगा, तो जब वो अभियुक्त बन जाएगा तो वही अपना क्या करेगा, बचाव करेगा, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्रतिवादी। ये भी इसके ऊपर आपको समझाया। लेकिन वो व्यक्ति जो आप पर आरोप लगाता है, एलिगेशन लगाता है, आप पर केस फाइल करता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वादी। वो क्या कहलाता है, वादी। और जो उसके बचाव में होता है वो क्या कहलाता है, प्रतिवादी। क्या कहलाता है, प्रतिवादी। जिस पर मुकदमा चलाया गया है वो क्या है, वो तो अभियुक्त है, वो क्या है, अभियुक्त है। सामान्यतः प्रतिवादी कौन होता है, आप देखेंगे जो अपना बचाव करता है। अभी लगा दिया गया आप तो अभियुक्त हो गए, लेकिन जब आप अपना बचाव करोगे, डिफेंड करोगे, तब आप प्रतिवादी कहलाओगे, तब क्या कहलाओगे, प्रतिवादी। द्रुतगामी क्या है, तो आप जानते हैं ना, जैसे स्पीड पोस्ट करते हो ना आजकल, द्रुतगामी पत्र जाता है, तो ये क्या है, द्रुतगामी, बहुत तेज तीव्र चलने वाला, तो द्रुतगामी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अभियोगी क्या होता है, बोलिए। अभियोगी माने उसी की बात कर रहे हैं जिस पर अभियोग लगाया गया है, वो क्या है, अभियोगी। 27 नंबर सवाल देखिएगा, क्या है, अनुभव, नहीं, अनुभाव किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं, जिसके हृदय में भाव जागृत हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, उसे, जिसके हृदय में, वो तो कोई व्यक्ति होगा, जिसके प्रति स्थायी भाव उपजित हो, या आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहते हैं, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं, अनुभाव बोलते हैं। ये आपके टेस्ट में नहीं लिखा है, ये आपके टेस्ट में अभी तक नहीं लिखा है कि अनुभाव क्या होता है। अनुभाव क्या है, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं, दार्शनिक शब्द है अनुभाव। जिसके आने की तिथि न हो, ये भी लिखाया हूँ, ठीक है। जिसके आने की तिथि नहीं है उसे क्या कहते हैं, अतिथि कहते हैं। अनाहूत का मतलब क्या होता है, आहूत है। आहूत माने क्या होता है, आहूत माने बुलाना। आहूत माने क्या है, देवताओं का आहूत करते हैं ना, बुलाते हैं। तो अनाहूत माने जो बुलाया न गया हो, जो बुलाया न गया हो, ठीक है। आतिथ्य माने वो सेवा की बात करते हैं जो अतिथि के आने पर की जाती है, वो आतिथ्य सत्कार है, ठीक है। लेकिन जो जो क्या है, जो सेवा करता हो उसे आतिथेय कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे आतिथेय कहते हैं। 29 सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसे क्या कहते हैं, अविवेकी। इसे भी लिखाया हूँ, आप देखो, अविवेकी। क्या बोलते हैं, अविवेकी, ठीक है।
दुर्ज्ञेय, ज्ञेय मतलब क्या होता है? जानना। दुर का मतलब होता है कठिनाई से, या कठिन माने वही कठिनाई से जिसे जाना जा सके उसे क्या कहेंगे? दुर्ज्ञेय। दुर्बोध का क्या मतलब होता है? जिसका बोध, ज्ञान, संज्ञान, ठीक है, कठिनाई से हो सके उसे दुर्बोध कहेंगे। क्या कहेंगे? दुर्बोध कहते हैं। दुर का मतलब कठिनाई से या बुरा। जिसका निवारण न हो सके, 30 नंबर देखिएगा, जिसका निवारण न हो सके उसे क्या कहते हैं? अनिवार्य। ये भी लिखे हैं आप, अनिवार्य, ठीक है। डायट प्रवक्ता परीक्षा में आया है, मैंने किसी में भी आया यार, आप कर लेंगे, ये सब लिखा है आपके। आगे देखिएगा 31 नंबर क्या कह रहा है, ठीक है। जो थोड़ा जानता है, किसके बारे में पूछ रहा है? एक शब्द, जो थोड़ा जानता है। अभी इसके ठीक पहले बताया सर्वज्ञ। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ। अल्पज्ञ किसे कहते हैं? जो थोड़ा बहुत जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो बहुत जानता है उसे क्या कहते हैं? बहुज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुज्ञ कहते हैं। अच्छा, जो बिल्कुल न जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। क्या बोलते हैं? अज्ञ कहते हैं, ठीक है। और जो जानता है उसे क्या कहते हैं? विज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञ कहते हैं। तो सब के बारे में मैं आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ इतना आपको काम आएगा। 32 नंबर देखिए, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है, माने अभी अभी उत्पन्न हुआ है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? अद्य प्रसूत। क्या बोलते हैं? अद्य प्रसूत। अच्छा, इसे सद्य प्रसूत भी कह सकते हैं। सद्य माने अभी तत्काल का होता है, तो अद्य प्रसूत। प्रसूत मतलब जानते हैं ना, बच्चा, वही प्रसूता। जो अभी हाल फिलहाल में बच्चे के जन्म देती हैं माँ, उन्हें क्या कहते हैं हम? प्रसूता। क्या बोलते हैं? प्रसूता। जिसका जिक्र कहाँ है? खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में भी उनका जिक्र है कि उनको यदि पोषण, राज्य उनको पोषण अगर प्रदान करने में असक्षम है तो उनको माने उनको क्या है? भत्ता देगी। उनको क्या है? 6,000 रुपये का क्या है? महीना खाद्य सुरक्षा भत्ता भी देगी। माने खाद्य सुरक्षा भत्ता की बात है, 6,000 नहीं, खाद्य सुरक्षा भत्ता भी देगी। आगे देखिएगा, दत्तक। दत्तक जानते हैं ना किसे कहते हैं? जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई का जो पुत्र थे। अंत्यज। अंत्यज मैं बहुत अच्छे से कहा था कि ऐसे शब्दों को ही हटा देना चाहिए जो डिस्क्रिमिनेटिव होते हैं। जो निम्न, ठीक है, जो निम्न कुल में जन्म हो जिसका, उसे क्या कहते हैं? अंत्यज, ठीक है। या निम्न जाति में जो जिसका जन्म हो उसे क्या कहते हैं? अंत्यज, ठीक है। चलिए, और प्रसूता अभी आपने देखा तो उसी को कहते हैं जो जन्म दी हो वो माँ। 33, जो पान करने योग्य नहीं है। तो पान का मतलब क्या होता है? पेय पदार्थ होता है ना, पेय, ठीक है। अब पान करने योग्य नहीं है तो अपेय है। अगर पेय होता तो पीने योग्य होता, और अपेय है तो नहीं पीने योग्य है। और क्या? अगम्य का देख लीजिए, अगम्य। गम्य माने जाना, अगम्य माने जहाँ जाना, जहाँ जाया न जा सके वो अगम्य है, ठीक है, अगम्य है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या है? 34 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। जो कुछ नहीं जानता, तो अभी अभी सबको सिखा दिया भाई, अब तो कर ही लेंगे। अज्ञ जो कुछ नहीं जानता, अल्पज्ञ जो थोड़ा जानता है, विज्ञ जो जानता है, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है, और बहुज्ञ जो बहुत कुछ जानता है। ठीक, सब तो समझा रहा हूँ तो आप काम आएगा। आप उसी माइंडसेट के साथ पढ़ो, ठीक है। सोना नहीं है, हम इतना तेज तेज बोल करके जगने का प्रयास कर रहे हैं, आपके साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी सोना नहीं प्लीज़। जो कम जानता हो उसे क्या कहते हैं? अभी अभी बताया ना मित्र, ठीक है, अल्पज्ञ है। कृतज्ञ तो बहुत बार मैं आपको जिक्र करता हूँ आपके जीवन में, ठीक है, माता पिता या दोस्त या ठीक है कोई भी हो जो आपकी लाइफ को क्या है बहुत आगे बढ़ाया हो, जो आपको काबिल इस तरीके से बना रहा है या बनाया है, उसका क्या है आप पूरी लाइफ क्या रहेंगे, अगर अच्छे इंसान हैं तो क्या रहेंगे? कृतज्ञ रहेंगे। हमारी लाइफ में तो हम तो सरकारी जॉब की तरफ थे ही नहीं, बस मुझे तो टीचिंग करना मेरा प्रोफेशन था, लेकिन मेरे परम मित्र कहें तो उन्होंने क्या है मेरी लाइफ ही बना दिया, बदल दिया पूरा। तो इस तरीके से मैं क्या हूँ, पूरी लाइफ उनका क्या है कृतज्ञ। और जो नहीं मानता है उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ।
जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं, जो किए हुए उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं, जो सब कुछ जानता सर्वज्ञ कहते हैं, जिसे जो बिल्कुल नहीं जानता अज्ञ कहते हैं, जो बहुत कुछ जानता है वो बहुज्ञ कहते हैं। ठीक है, अकिंचन अभी बताया। ठीक है, जो बहुत क्या हो, जिसके पास कुछ न हो, माने इतना निर्धन हो कि उसके पास कुछ न हो, जैसे सुदामा जी, जैसे सुदामा जी। ठीक है, इनका जिक्र किया था। अंतरिक्ष अभी वही देखो फॉर्मेट बदल गया, अब आपको समझा रहा हूँ। अभी तक क्या है, इस तरीके से देखो, इस तरीके से दे करके आपको इस तरीके से ऑप्शन में पूछा, अब सीधे ऑप्शन दे करके ये क्या है, इस तरीके से पूछ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप कॉन्सेप्ट, जैसा मैं कहता हूँ, कॉन्सेप्ट अगर सही से आप सीख ही लिए तो आप धुरंधर प्लेयर बनेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अगर लेंगे तो बहुत कम चीज़ों में आप पूरा का पूरा टैकल कर सकते हैं। देखो अंतरिक्ष है, अभी अंतरिक्ष इसके पहले पढ़ा, धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है, तो वही चीज़ यहाँ पर फिर से रिपीट हो गई। ठीक, आगे देखिएगा, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, इसका तो मैं आपको, अब देखो आपको महत्व मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से मैं आपको पढ़ाया हूँ। याद आया कुछ आपको? थोड़ा सा आप दिमाग पर जोर डालो, आपको याद आ जाएगा जब मैं इस तरीके से आपको, ठीक है, इस तरीके से मैं आपको अपने देश इंडिया का जब मैं नक्शा बनाया था, ठीक है, तब आपको महावत के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जिक्र किया था, ऐसे बना करके फिगर, कि जो हिमालय पर्वत है उससे क्या है, पश्चिमी विक्षोभ जो भूमध्य सागर में लो प्रेशर बेल्ट में क्या है, जो चक्रवात उठते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या है, उन्हें उत्तर से पार होना चाहिए, लेकिन पिता के तुल्य, हमारे यहाँ क्या है, इसको भगवान मानते हैं ना, पिता के तुल्य भी बोलते हैं ज्योग्राफी में, जो पिता के तुल्य पूजनीय है पर्वत, कौन, हिमालय, ठीक है, वो क्या है, वो रोक लेता है इन हवाओं को जो उत्तर से जाने वाली हैं, उनकी एक ब्रांच को इधर मोड़ देता है, ठीक है, और कहता है कि मेरे बेटे ठीक इस भूमि पे रहते हैं, उनकी रबी की फसल, ठंडी में गेहूं की फसल, सरसों की फसल, हरियाणा पंजाब लेते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, ठीक है, बहुत अच्छी हो जाए, इसलिए एक ब्रांच हवा की क्या है, चक्रवात की, इधर भेज देता है, ठीक है, इसलिए क्या है, इधर तक बारिश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से तक बारिश हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं मावट। क्या बोलते हैं, मावट। आप लिखे हैं, आपको मैं लिखाया हूँ, यही फिगर भी बनाया था, यही फिर से समझा दिया, और ये इसलिए समझा दिया है कि आपका विश्वास आप में पैदा हो जाए, फिर मेरे पढ़ाने की उतनी आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी। आप अपने आप से स्वतः स्फूर्त हो जाएंगे, स्वतः चलने लगेंगे, कि आप में वो आग लग जाएगी कि मुझे अधिकारी बन के ही अब दम लेना, ये पैदा करना है मुझे, ठीक है, टीचर मुझे रट्टू नहीं बनाना है। तो ये महावट या मावट कहते हैं। कहाँ कहते हैं ये शब्द का प्रयोग, मैं बता देता हूँ, ये भी जीएस का पॉइंट है। ये कहाँ बोलते हैं ये शब्द का प्रयोग, राजस्थान में। क्या बोलते हैं, राजस्थान में, बहुत बार आता है ज्योग्राफी में, राजस्थान में, ठीक है, इसे रट लो, ठीक है। और गर्मी के जो पश्चिमी पश्चिमी नहीं, जो सामान्य दक्षिण पश्चिम मानसून से जो भारत के आप देखते हैं ना दक्षिणी हिस्से से, यहाँ केरल से सब जून के पहले सप्ताह में, जैसे इस समय मानसून 2 दिन हुआ 3 दिन हुआ टकरा चुका है, माने 2-3 दिन पहले से ही क्या है, मानसून भारत में आ चुका है, माने अच्छी बारिश की उम्मीद हो गई है। तो ये जो आता है, ठीक है, ये जब इस तरीके से आगे बढ़ता है, ठीक है, तब इसको क्या कहते हैं, काल बैसाखी। अच्छा नहीं, काल बैसाखी जानते हैं, काल बैसाखी शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं, पश्चिम बंगाल में। क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, इस तरीके से। आम्र वर्षा कहाँ बोलते हैं, आम्र वर्षा यही जो थोड़ा सा मानसून के पहले जो डिस्टर्बेंस के कारण जो है बरसात का झंझा होती है पश्चिम बंगाल में, उसे क्या बोलते हैं, काल बैसाखी बोलते हैं। और वही अगर कर्नाटक में मानसून के थोड़ा पहले हल्की फुल्की जो बारिश हो जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मैंगो सावर। क्या बोलते हैं, मैंगो सावर या आम्र वर्षा। क्या बोलते हैं, आम्र वर्षा। अब आप मुझे बताना कि केरल में उसी को क्या नाम से जानते हैं, कौन से सावर के नाम से जानते हैं, आप मुझे वो बताना,
ठीक। अगला देखिएगा, जो भेदा या तोड़ा न जा सके, ये भी आपको लिखाया हूँ, अभेद्य होता है। ठीक है, अभेद्य होता है। देखो ध्यान से सुनना, अब ये सीखो आप अच्छे से, कैसे आप बेहतर एक कंपटीटर बनोगे। देखो, अभेद्य, जो भेदा या तोड़ा न जा सके वो अभेद्य है, लेकिन यहाँ देखो दुर्भेद्य लिखा है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है कि जिसे भेदा जा सकता है, लेकिन कैसे? जिसे कठिनाई से भेदा जा सके। क्या कहेंगे? जिसे कठिनाई से भेदा जा सके। अब वहाँ अभेद्य लगा दोगे, सवाल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसे कठिनाई से, जिसे भेदना कठिन हो, कठिन का मतलब ये है कि वो असंभव नहीं है, लेकिन ऊपर वाला स्टेटमेंट कहता है वो असंभव है, माने उसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर क्या है? दुर्भेद्य का मतलब होता है कि उसे तोड़ा जा सकता है लेकिन कठिन है। जैसे आप ही क्या, जब आप अपने आप पे ठान लोगे, जब विश्वास आपको पैदा हो जाएगा तो क्या है, तब आप ये स्टेटमेंट बोलना बदल दोगे कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, बल्कि आपके वो परम मित्र या आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे तो क्या है, कहेंगे कि ये कठिन अवश्य है बट असंभव नहीं। तो यही आपका मतलब है। तो ये आप समझो कैसे सही शब्द का चुनाव करेंगे। 40 नंबर देखिए, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे क्या कहते हैं? अभी अभी बताया। प्रमेय जो प्रमाण से सिद्ध किया जा सके उसे प्रमेय कहते हैं, और अप्रमेय जिसे प्रमाण से सिद्ध न किया जा सके, परिमित जिसे मापा तौला जा सके, अपरिमित जिसे मापा तौला न जा सके, अप्रमाणित जिसको प्रमाणित न किया गया हो, जिसको प्रमाणित न किया गया हो, अप्रमाणित है, अभी तक वो अप्रमाणित है। जैसे आप कहें, जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो क्या कहते हैं? स्वप्रमाणित कर दो, तो यहाँ पर नीचे आप लिखते हो सेल्फ अटेस्टेड, लिखते हो कि नहीं? सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद आप नीचे क्या करते हो? साइन करते हो। क्या बोलते हो? साइन करते हो। समझ गए कि नहीं? तो इस तरीके से आप वो समझ पैदा करो। मेरा मानना ये है कि जो हम लोग चाहते हैं मिल करके उसे बड़ों की तरह, उसे जिसका उच्चारण न किया जा सके, नहीं सॉरी, न किया जा सके तब तो बहुत गलत हो जाएगा। जिसका उच्चारण न किया गया हो, माने किया जा सकता है लेकिन अभी किया न गया हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अभी वो उच्चारण नहीं किया गया था, अनुच्चरित है। अभी वो क्या है? अनुच्चरित है। ठीक है। मौन का मतलब क्या होता है? जो नहीं बोल रहा है। अनुत्तरित का क्या मतलब हो जाएगा? देखो बी ऑप्शन क्या होगा? अनुत्तरित। अनुत्तरित का मतलब ये है उच्चारण नहीं, बल्कि जिसका उत्तर न दिया गया हो, जिसका उत्तर अभी न दिया गया हो, वो क्या है? अनुत्तरित है। वो क्या है? अनुत्तरित है। ठीक है। आगे देखिएगा 42, जो बहुत आगे तक की बात सोच कर काम करता हो, ये भी लिखाया हूँ आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वहाँ पर भी लिखाया था। उसे क्या कहते हैं? अग्रसोची कहते हैं, या उसी को क्या कहते हैं? दूरदर्शी कह लेते हैं। अगर अग्रसोची ऑप्शन में न होता तो उसे क्या कह लेते आप? दूरदर्शी। और दोनों ही ऑप्शन आपके लिखाया हूँ, प्लीज़ जा करके उसे ज़रूर 2 टेस्ट कर लेना, थोड़ा आपका जो चाहता हूँ वो आपको फ़ायदा मिलेगा। कनिष्ठा और मध्यमा ये भी लिखाया हूँ, और 5 उंगली के बारे में बताया था। अंगूठा अंगूठा होता है, अंगूठा ठीक बगल वाली उंगली को क्या कहते हैं? मध्यमा, नहीं तर्जनी, और बीच वाली उंगली को मध्यमा, और जिसमें अंगुली में रिंग पहनते हैं, रिंग फिगर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनामिका। और यही कह रहा है कनिष्ठा और मध्यमा के बीच क्या है? अनामिका। और ये मैं लिखाया हूँ आपको, आप वहाँ पर, और सबके बारे में बताया भी था, जाके उसे देखो आप। अवर्णनीय, अवर्णनीय, अवर्णनीय। ठीक है। तो वर्णन मतलब, जिस वर्णन माने क्या होता? वाचन। वर्णन माने उसका वाचन। तो जिसका वाचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके, ये कहेंगे, या जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, अवर्णनीय होगा, उसे क्या कहेंगे? अवर्णनीय। ठीक है। माने यहाँ पर देखो वाचन नहीं लिखा है ना, ये यहाँ पर बहुत गलत है। ठीक है, वचन। तो इस तरीके से ध्यान से समझो आप। सी क्या कह रहा है? जिसे वाणी व्यक्त न कर सके वो क्या है? अवर्णनीय है। जिसका माने वाणी व्यक्त न कर सके मतलब जिसका वर्णन न किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? अवर्णनीय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवर्णनीय कहते हैं। ठीक है। और जिसका वाचन
जिसका वाचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके उसे क्या कहेंगे, अनिर्वचनीय। क्या बोलेंगे, अनिर्वचनीय। ठीक, आगे देखिएगा 45 नंबर, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके उसे क्या कहेंगे, अवर्णनीय। वही वाली बात है। ठीक है, और नीचे देख लीजिए कथनीय। कथनीय का मतलब क्या होता है, कथनीय माने जो कहने योग्य है, माने जो कहा जा सकता है, माने कहते नहीं कथनीय। अगर कथनीय न होता तो आप बोलते ही नहीं, आप मौन रहते। कथनीय है इसीलिए आप कह रहे हैं। ठीक है, तो कहने योग्य जो हो उसे कथनीय कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा 46 नंबर देखिए, दोपहर के बाद का समय ये भी लिखाया हूँ आपके, और वहाँ पर मैं लिखना सिखाया था कि उसे क्या कहते हैं, और ये लिखा था अपराह्न को क्या लिखा था, मैं ऐसे लिखा था ना, ह पूरा लिखो फिर न लिखो, तब जा कर के आपका वर्तनिक दृष्टि सही होगा। ऐसे मैं लिख करके बताया था, आप जा कर के देखो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ किया है। तो ये है पूर्वान्न, मतलब क्या होता है, पहले की बात है। मध्याह्न माने मध्य की बात होती है। गोधूली माने क्या होता है, गोधूली, ये भी आपसे आने वाले कल में पूछेगा। तो गोधूली माने क्या होता है, इवनिंग का टाइम। कौन सा होता है, इवनिंग। ठीक है, माने सायं का, सांझ का समय या सायं का समय। गोधूली क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले क्या है, पहले जब ग्वाल जाते थे गैया लेकर के ढेर सारी 100-100 200 चराने, फिर वो जब शाम होती थी ना, शाम होती थी तो सब अपने घर की तरफ आते थे, लाइन से जब सब घर की तरफ बढ़ते थे बस्ती की तरफ, तो क्या है, शाम के वक्त में उनके पैरों से खूब धूल उड़ती थी। ठीक है, तो उसे कहते गोधूली। क्या बोलते हैं, उसे कहते गोधूली। तो ये शाम हो गया। पूर्वान्न माने क्या हो जाएगा, मध्य, जो डे होता है, दिन होता है, उसके पहले वाला, और जो मध्य दिन होता है उसे मध्याह्न कहते हैं, और मध्य दिन के बाद वाले को अपराह्न कहते हैं। देखो एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये वही रिपीट होगा यार, आप सीख लो ना, मैं आपको समझ पैदा करना चाहिए। देखो ये मध्य, जो मध्य दिन का है 12 बजे वाला, उसे क्या कहेंगे, मध्याह्न कहेंगे। क्या बोलते हैं, मध्याह्न बोलेंगे। ठीक है, ऐसे लिखना सीख लो आप, न अंदर लगाना। मध्याह्न है, इसके इस साइड का जो समय है उसे क्या कहेंगे, अपराह्न कहेंगे, अपराह्न कहेंगे। ठीक है, अपराह्न। ठीक है, अपराह्न कहेंगे। इसके पहले वाला जो 12 बजे पहले वाला है उसे क्या कहेंगे, पूर्वार्ध। क्या बोलेंगे, पूर्वार्ध बोलेंगे। अच्छा, पूर्वार्ध में अगर सूरज सूरज निकलने के ठीक बाद वाला जो समय है, माने सूरज निकलने के ठीक पहले वाला जो समय है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अरुणोदय। क्या बोलते हैं, अरुणोदय। लिखाया हूँ लेकिन आप सुनते जाओ सही से, अरुणोदय। लेकिन ये अपराह्न, अपराह्न के बाद को जो सांझ वाला समय होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गोधूली। क्या कहते हैं, गोधूली। ये क्यों इतना बता दिया, ये सब एक जगह बताने से क्या है, फायदा है। मध्य मध्याह्न, उसके पहले पूर्वार्ध, बाद में अपराह्न, उसके भी बाद में गोधूली, और उसके भी पहले क्या है, अरुणोदय, जो सूर्य निकलने के पहले जो लालिमा आती है। ठीक, तो अब बताओ ना, इसी तरीके से आपको रटना है। ठीक, आगे देखिएगा, एक ट्रिक तो मैं आपको विलोम की नहीं बताया हूँ, फिर कभी बता देंगे। बीता हुआ, जो बीता हुआ उसे क्या कहते हैं, अभी इसको उदाहरण में मैं बोला था, गोतीत, अतीत, अभी अब बोलते बोलते बोला था ना, इंद्रियातीत। ठीक है, और जहाँ पर भी क्या है, जहाँ पर भी तीत लगा हो उससे क्या है, माने बाहर या परे। तो यही तो है बीता हुआ, जो माने बीत गया है, पहले बाहर की बात कर रहा है तो वो अतीत है। ठीक है, तो ये अतीत वहाँ पर जिक्र किया था, यही है। ठीक, अमित, मित मतलब क्या होता है, मापना। मित मतलब क्या होता है, मापना। अमित माने जो मापा नहीं गया हो, अमित कहेंगे। समझ गए कि नहीं, केवल आप शब्द सीख जाएंगे तो आप सीख जाएंगे, और वही मेरा उद्देश्य है। आगे देखिए, आपको अधिकारी बनाना है, लेबर नहीं। ठीक है, और यहाँ लेबर की मैं उपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर किसी की लाइफ में जरूर, लेकिन अगर आपको लेबर बनना होता तो आप चैनल पे ना होते। बस ये लेबर की निंदा नहीं, हम उपेक्षा नहीं करते, क्योंकि हम एज ए टीचर कभी भी किसी की उपेक्षा नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसीलिए तो पढ़ते हैं आप। जिसकी कोई कीमत न हो सके उसे क्या कहेंगे, वो अमूल्य है। जैसे उदाहरण में आपको
ठीक है, इसके पहले पढ़ाया था तो लेक्चर में बताया था कि आप भले ही अधिकारी नहीं बनते लेकिन अभी भी आप क्या हैं, अमूल्य हैं। माने आपकी कोई वैल्यू का मापन नहीं किया जा सकता है, आप अमूल्य हैं। ठीक है, ऐसे भले कोई समाज के व्यक्ति आपको नॉर्मल समझे लेकिन माँ बाप के दृष्टिकोण से क्या है, और आप अपने प्रिय के दृष्टिकोण से क्या है, आप अमूल्य हैं। समझ गए कि नहीं? नौकरी लग जाएगी तो फिर तो दो चार प्रिय के लिए भी मूल्यवान हो जाएंगे। इस तरीके से देखिए, बहुमूल्य माने जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो उसे बहुमूल्य। 49 देखिएगा, जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहेंगे बताइए? वो शब्दों द्वारा व्यक्त ही न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अव्यक्त है, वो व्यक्त ही नहीं किया जा सकता, उसमें क्या है? अल्पज्ञ जो बहुत कम जानता, अकथ्य जो कहा न गया हो, अकथ्य जो कहा न गया हो, अकथनीय जो कहा ही न जा सकता हो। ठीक। 50 देखिएगा, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अंतेवासी। इसे रट लो भैया, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहते हैं? अंतेवासी। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, अंतेवासी। ठीक है, आगे देखिएगा 51 नंबर क्या है? जिसके समान दूसरा कोई न हो। जिसके समान कोई दूसरा न हो, ये भी लिखे हैं आप, ये सब लिखे हैं जितने भी हैं। अनन्य, अनन्य माने जो किसी अन्य के जैसा न हो उसे अनन्य कहते हैं। अतुलनीय मतलब होता है जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। और असीम का मतलब क्या होता है? जिसकी सीमा न हो, माने सीमा रहित है, उससे क्या कहें? असीम। असामान्य का मतलब क्या होता है जानते हैं? जो सामान्य से मैच न करता हो, असामान्य है। 52 नंबर देखिएगा, जिसके समान कोई दूसरा न हो तो उसे क्या कहेंगे? जिसके समान कोई अन्य न हो। देखो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे उपयुक्त जो होगा पहले विकल्प में वो करेंगे, जब न हो तब आप उसके एडजेसेंट माने उससे इर्द गिर्द का विकल्प चुनेंगे। देखो यहाँ पर कैसे समझा रहा हूँ आपको, वो समझो। जिसके समान कोई दूसरा न हो, और इसके ऊपर क्या था? जो किसी अन्य के समान न हो, बस इतना ही अंतर था ना, बात तो हुआ ना, वही दूसरे के समान न हो। तो अगर अन्य के समान नहीं है, किसी अन्य के समान नहीं है, अन्य के जैसा नहीं, तो उसे क्या कहेंगे? उसे अनन्य कहेंगे। क्या कहेंगे? अनन्य सही है। और जो किसी दूसरे के समान नहीं है उसे क्या कहेंगे? अद्वितीय है। वो क्या है? अद्वितीय है, अद्वितीय है। जैसे जैसे चोल, दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य माने संगम काल के संगम कालीन जो 3 राज्य थे ना, साम्राज्य हुए, कौन कौन से बोलिए? चोल, चेर, पांड्य। तो चोल शासकों में कृष्णदेवराय है ना, वो क्या थे बोलिए? उनके जैसा कोई भी शासक नहीं हुआ पूरे चोल साम्राज्य में। ठीक है, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? अद्वितीय। जिन्होंने क्या है? अमुक्त माल्यद भी लिखा है, माने हर दिशा में उनके समय में क्या है? विकास हुआ। ठीक, बस उदाहरण मैं कोई भी ले सकता हूँ, लेकिन उदाहरण जो मैं लेता हूँ आपके काम की चीज़ लेता हूँ। वो भले ही क्लिष्ट लगते हैं लेकिन वो क्या है? दमदार उदाहरण मैं लेता हूँ जो आपके काम के हों। 53 देखिए कि पीछे पीछे चलने वाला, इसका उदाहरण तो मैं आपको पढ़ाया हूँ कि अनुचर, परिचर। ठीक है, ये सब क्या दास के पर्यायवाची है ना, तो उसी को तो कहते हैं अनुचर। अनुगामी माने अनु जो उपसर्ग लगा है वो, ठीक है, वही क्या कहलाता है? पीछे पीछे चलने वाला। तो अनुगामी वही चीज़ है, पीछे पीछे चलने वाला। या अनुचर भी वही है जो इसका क्या करता है? अनुसरण करता है। अनुचर माने जो, चर माने चलना, अनु माने पीछे पीछे चलना, अनुगामी। ठीक है, पीछे पीछे चलना, बात दोनों एक ही है। ठीक है, इस तरीके से, और दोनों लिखाया हूँ, आप देख लो जा करके। 54 नंबर देखिए, अवैध। अवैध को भी आपने लिखा है, जो विधि विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। तो जहाँ भी ऑप्शन हो देख लो। जो सी देखो, जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध है, उसे अवैध कहते हैं। इसका भी उदाहरण मैं आपको बोल के बताया था वहाँ पर। 55 नंबर सवाल देख लीजिए जल्दी से। अनियमित। ठीक है, अनियमित जैसे आज क्या है? जलवायु परिवर्तन से क्या है? सारी मौसमी घटनाएं क्या हैं? देख रहे हैं ना, अनियमित हो गई। क्या हो गई? अनियमित हो गई हैं, जो नियम का अनुपालन नहीं कर रही हैं, माने नियमानुकूल नहीं रह गई हैं। बारिश पहले आ जा रही है, बाद में आ जा रही है, ज़्यादा बारिश गिर जा रही है, सूखा पड़ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से घटनाएं घटित हो रही हैं, एक्सट्रीम। अनुगृहीत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वहाँ पर लिखाया हूँ। अनुगृहीत,
अनुगृहीत लिखाया हूँ। जो अनुग्रह से युक्त है उसे क्या कहते हैं? अनुगृहीत। क्या कहते हैं? अनुगृहीत। ठीक है, आगे देखिएगा। और आगे क्या है इसमें, देखो कुछ है जानने वाला क्या? जैसे जो अनुग्रह के योग्य है तो क्या होगा? जो अनुग्रह के योग्य है तो अनुग्राह्य होगा। क्या हो जाएगा? अनुग्राह्य होगा। जो जूठा न हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अनुच्छिष्ट। अच्छा हाँ, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, उच्छिष्ट। ठीक है, उच्छिष्ट। लेकिन जो जूठा नहीं है उसे क्या कहेंगे? अनुच्छिष्ट। बस यही है। ठीक है, तो अब उच्छिष्ट में अनुपसर्ग लगा, अनुच्छिष्ट हो जाएगा। जो किए गए उपकार को न मानता हो, अभी बताया ना कि जो नहीं मानेगा वो कृतज्ञ होगा, जो मानता रहेगा आपकी तरह अच्छा इंसान है तो वो जीवन भर मानेगा और वो कृतज्ञ रहेगा, ऋणी रहेगा। अनिर्णीत, अनिर्णीत माने जिसका निर्णय अभी न निकला हो। ठीक है, अनिर्णीत होगा। जैसे जिसका निर्णय न हो चुका हो अनिर्णीत है, जिसका निर्णय हो गया हो निर्णीत है। अच्छा, जिसका निर्णय हो ही न सकता हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अनिर्णनीय, माने अनिर्णीत। क्या होगा? अनिर्णनीय, ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन मतलब कहने का तात्पर्य ऐसा कुछ होगा, शब्द ही वैसा नहीं होगा। जो अवश्य होने वाला है वो तो बता ही दिया हूँ। अवश्यंभावी माने ये घटना होगी होगी, ये अवश्यंभावी। कहते हैं ना कि वास्तव में अगर निष्काम कर्म करो तो फिर क्या है? अवश्यंभावी हो जाती है, सक्सेस क्या हो जाती है? अवश्यंभावी है कि आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आपने इतनी तप किया है। ठीक है, इस 40 डिग्री 41 डिग्री तापमान में क्या है, अगर पंखा बंद करके 2-2 लेक्चर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप इतनी तल्लीनता से पढ़ रहे हैं, तो आज नहीं कल चैनल ग्रो करेगा और आप कल, आज नहीं कल अधिकारी बन के आपसे मेरी मुलाकात होगी, और एक दिन जरूर होगी, शान से होगी। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान क्या कहलाता है? आदि का स्थान अंतरिक्ष। कहाँ दिखता है? मैं कहाँ दिखता हूँ? इसमें मेरा ही बात की गई है ना। ठीक है, तो मैं आपको कहाँ दिखता हूँ? जब आप छत पे खड़े होते हैं और सिर ऊपर करते हैं तब मैं आपको दिखाई देता हूँ, चमकता हो। ठीक है, तो कहाँ पे? अंतरिक्ष में। आगे देखिएगा 60 नंबर सवाल, और लास्ट इसे करते हैं। टाइम देखिए नहीं भी कितना हुआ। जिसे वेतन न मिलता हो उसे क्या कहते हैं? उसे अवैतनिक कहते हैं। अवैतनिक है। जैसे एनजीओ में आप काम करते हैं तो अवैतनिक होंगे, आप निहायती अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग अभी क्या है? वैतनिक हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आकाश वृत्ति क्या होती है? ऐसी वृत्ति माने ऐसी आजीविका जो भगवान भरोसे हो, ऐसी आजीविका जो स्थिर न हो, भगवान भरोसे हो, उसी को कहते हैं आकाश वृत्ति। इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको लिखाया हूँ। ठीक है, भिखारी तो आप जानते हैं। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों। थैंक यू क्लास।